ठंड में ना इस बाइक इस सब बस के पीछे लगने में बड़ा मज़ा आता है। गरम गरम हवा, गरम गरम हवा। अब कई लोग जो है वो ड्यूक 390 चलाते होंगे, है ना, RC 390 चलाते होंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे R15 V4 को और बोलेंगे यार इसमें पावर नहीं है यार, पावर कम है यार। है 50-50% चांस है कि 50% चांस ये भी है कि आप लेने के बाद बाइक से खुश ना हो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक जो है 150 सीसी के हिसाब से ओवर परफॉर्म कर रही है भाई साहब। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि यामाहा R15 ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, किन लोगों को ख़रीदना चाहिए और किन को नहीं ख़रीदना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, कैसी परफॉर्मेंस है। और बेसिकली तो ये वीडियो यही होने वाला है कि क्या आपको यामाहा R15 ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइक पे बैठ के मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि यामाहा R15 ख़रीदने लायक है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी इसको ठीक ठाक चला चुका हूँ। मतलब 2500 किलोमीटर मेरे होने वाले हैं। और ये भी बात करूँगा कि किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए, किन लोगों को नहीं ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कोई बाइक ख़रीद लेते हैं, उसके बाद हम फिर उस बाइक की बुराई करते हैं। बुराई इन द सेंस कि फिर हम थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि यार क्यों ले ली हमने, है ना। अब वो किसी भी वजह से हो, राइडिंग कंफर्ट की वजह से हो या पावर कम की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो ये चीज़ें होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि हाइप इतना क्रिएट हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। और उस वजह से क्या होता है कि हम एक गलत बाइक को ले लेते हैं। गलत बाइक को लेने के बाद गलत बाइक गलत नहीं होती है, हमारा डिसीजन गलत होता है। हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं और हम ले कुछ और लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए यामाहा R15 है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। हो सकता है कि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करे ये डिसाइड करने में कि यार मतलब बाइक जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस जो है वो लेके आता रहता हूँ। टूरिंग वीडियोस हो, चाहे यामाहा R15 के ऊपर वीडियोस हो, इस तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर आप यामाहा R15 V4 लेने की सोच रहे हो या फिर V3 भी लेने की सोच रहे हो, अभी क्लियरेंस सेल चल रही है, मतलब अभी कुछ शोरूम्स में स्टॉक अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हो। और या फिर आप यामाहा R15 V3 R15S जो आई है, जो एक्चुअली में V3 ही है ना, अगर आप वो लेने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि भैया मैं एक 150 सीसी कैटेगरी की बाइक लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये आप दिमाग में रखो कि आप एक 150 सीसी कैटेगरी की बाइक लेने जा रहे हो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखोगे ना, तो होगा क्या कि आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है वो लेके जाओगे फिर। क्योंकि वीडियोस आपने बहुत देखी होगी यूट्यूब पे, है ना, अरे यार ये तो 150 भागती है, पावरफुल है, वो सब बातें सच है, झूठ किसी को मैं नहीं कह रहा, सब बातें सच है। लेकिन सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये लेके जाना है कि मैं जो है 150 सीसी की बाइक लेने जा रहा हूँ। उसके हिसाब से ही आपको अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट करनी होगी। तो ज़्यादातर होता ऐसा है कि अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो आपने एक 150 सीसी की नॉर्मल बाइक जो होती है वो आपने चला के देखी होगी, है ना। तो आपको उसकी पावर का अंदाज़ा होगा, उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होगा, ये सब अंदाज़ा आपको होगा। अब बात आती है जब आप बाइक लेके निकलोगे और आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि भैया मैंने एक 150 सीसी की बाइक ली है, उसके हिसाब से जब आप इस बाइक को देखोगे तो आपको ये आउटस्टैंडिंग बाइक लगेगी। मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो 150 सीसी के हिसाब से इतनी पावरफुल है, इसका परफॉर्मेंस इतना गजब का है ना, ये सब चीज़ें आपको लगेगी। अगर आप पहले से एक 150 सीसी बाइक चलाते हो तब तो आपको इस बाइक में मतलब ये लगा लो जन्नत लगेगी एकदम, ये लगा लो। मतलब तब तो आप इतना मज़ा आएगा, आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं बता नहीं सकता। और अगर आप एक 200 सीसी की बाइक भी ओन करते हो, जैसे कि मान लो मेरे पास इससे पहले जो है पल्सर 220 थी, जो 220F जो आई थी, तो मैं उससे इस पे शिफ्ट हुआ हूँ। उसके बाद भी मुझे ये बाइक जो है ना वो बहुत रिफाइंड लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है, और इसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप 200 सीसी तक भी बाइक चलाते हो और उसके बाद अगर आप इस पे शिफ्ट होते हो, है ना,
तो भी आपको उतना नहीं लगेगा कि यार मतलब क्या ले लिया मैंने, है ना। अब मैं यहाँ पे जो मैंने सुना है, लेकिन मैंने कभी राइड नहीं की, जैसे 200 RS है, वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप उससे इस पे आ रहे हो तो मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि देखो अगर आप 200 RS, अगर आप RS है आपके पास और आप अगर 150 ले रहे हो, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको राइड क्वालिटी तो इसमें बढ़िया मिलेगी। वाइब्रेशंस नहीं है, स्मूथ है। हाँ, पावर की आपको 100% कमी महसूस होगी, क्योंकि वो एक 200 सीसी की बाइक है और पावरफुल भी है। हालांकि 220 भी इससे ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसमें ज़्यादा सही लग रहा है कंपेयर टू 220। मेरे पास नॉर्मल वाली 220 थी, जो RS है उसमें तो लिक्विड कूलिंग भी है, पावरफुल भी है, वो सब चीज़ें भी है। तो मैं उस चीज़ को नहीं मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक 200 सीसी तक की बाइक भी चला रहे हो, उसके बाद अगर आप इस पे R15 पे शिफ्ट होते हो तो भी आपको ठीक ठाक लगेगा। लेकिन अगर आप 200 सीसी कैटेगरी से ऊपर की बाइक चलाते हो, है ना, 200 सीसी कैटेगरी से ऊपर की बाइक अगर आप चला रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि फिर आप सोच समझ कर ही R15 पे शिफ्ट हो। क्योंकि देखो मैंने तो पूरा रिसर्च किया था, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी R15 V3 की, मैंने मेरे 1-2 लोगों के पास है, मैंने उनकी भी चला के देखी थी। उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं यार मैं V3 लूँगा, और V3 का ही मेरा डिसीजन था। वो तो अचानक से V4 की न्यूज़ आ गई, इसलिए मैंने V4 ले ली। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो 400 सीसी बाइक चला रहे हैं या 250 सीसी बाइक चला रहे हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक चला रहे हैं। उसके बाद वो R15 पे शिफ्ट होने के बाद इसकी बुराई करते हैं कि यार इसमें तो पावर नहीं है। यार आप खुद एक बात बताओ, आप एक पावरफुल बाइक से, है ना, मतलब इससे ज़्यादा पावर, इससे बहुत ज़्यादा पावर वाली बाइक से आप इस पे शिफ्ट हो रहे हो और आप बोलते हो कि यार इसमें पावर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको तो पावर कम लगेगी यार। आप एक ऐसी बाइक चला रहे हो, अब 650 सीसी की बाइक्स लोग चलाते हैं, उसके बाद इस पे आने के बाद अगर उनको लगता है कि पावर कम है, तो भैया उनको पावर कम ही लगेगी। आप एक इससे ज़्यादा, और ये सिर्फ बाइक्स में ही लागू नहीं होता है यार, ये ना हमारी लाइफ में हर चीज़ में लागू होता है। अगर आप एक ज़्यादा पावरफुल वाली बाइक या फिर एक ज़्यादा अच्छी पावर वाली बाइक पे जाने के बाद आप एक लोअर सीसी में आते हो, लोअर पावर वाली बाइक में आते हो, तो आपको तो वो डिफरेंस 100% महसूस होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक बेकार है या मतलब ये बाइक पावरफुल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। 150 सीसी से लेके 200 सीसी की कैटेगरी तक ये बाइक जो है ये पावरफुल बाइक है, ठीक है। लेकिन आप जो है ना उससे कंपेयर मत करो कि वो तो इतनी तेज़ भागती है, उसका एक्सेलरेशन अच्छा है। कई लोग तो एक्सेलरेशन समझाने लगते हैं कि यार एक्सेलरेशन भी कुछ होता है। मैं सब समझता हूँ भैया, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं पता, लेकिन मेरा कहने का जो मैं इस वीडियो में आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए R15 से। तो पहली तो चीज़ हो गई ये कि अगर आप एक 150 सीसी ओनर हो या फिर एक 200 सीसी ओनर भी हो, तो भी आप इस बाइक को ले सकते हो, आपको मतलब रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको टॉप स्पीड चाहिए भैया 180 की, 160 की, और टॉप स्पीड पे ही आप भगाते हो, मतलब आप अपने घर से निकलते हो और सीधा टॉप स्पीड पे खींचते हो और जहाँ तक आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक आप टॉप स्पीड पे ही चलते हो, तो फिर उस बाइक को मत लेना, क्योंकि फिर आप रोने वाले हो इस बाइक को लेने के बाद, है ना। वैसे ये तो सरकाज़म था कि भैया ऐसा तो कभी होता नहीं है, कोई बंदा निकले अपने घर से और वो 150 की स्पीड पे ही एकदम निकलते ही 150 की स्पीड पकड़ ले और जब तक अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुँचे तब तक वो 150 पे ही रहे। ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन अगर आप ऐसे वाले हो तो फिर मत लेना, क्योंकि फिर आप जो है फिर आपको जो है दिक्कत होगी, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि यार टॉप स्पीड जो है वो अचीव नहीं कर पा रही जल्दी, एक्सेलरेशन कम है इसका, है ना, मतलब टॉर्क ज़्यादा नहीं है, पता नहीं और भी बहुत सारी दलीलें आप दोगे। तो इसीलिए जो है ये चीज़ सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आप अभी करंट में क्या बाइक चला रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप किस बाइक पे हो अभी और किस बाइक से आप इस बाइक पे आने वाले हो। केवल लुक्स को देख के मत आना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि R15 ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक्स ही है R15 पे। R15 लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त देती है और बहुत ज़बरदस्त बाइक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक 220 सीसी ओनर था इससे पहले, और उससे पहले भी मेरे पास जो है वो अपाचे ही थी और 150 सीसी की बाइक ही मैंने चलाई है। उसके बाद मैं 220 पे शिफ्ट हुआ था और 220 के बाद मैं इस पे आया हूँ। तो इसीलिए जो है मेरे लिए तो कोई पावरलेस मुझे नहीं लगती है और ठीक ठाक पावर मुझे लगती है। हाँ, पिलियन के साथ जो है इसमें पावर कम हो जाती है, ये मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके चेक करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने पिलियन के साथ बनाई है। तो
उसमें तो मैंने पूरा डिटेल बताया है। मैं अब इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करने वाला कि भैया पिलियन को बिठा के पावर क्यों कम हो जाती है, पावर कैसी है, वो सब मैं नहीं डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भैया अगर आप एक कम सीसी ओनर हो, 150 सीसी ओनर हो, और अगर आप इस पे आ रहे हो तो आप बिल्कुल खुश रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इससे हायर सीसी बाइक है, लाइक डोमिनार है आपके पास, है ना, और या फिर कोई सी भी बाइक है जो इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर आपको एक बार टेस्ट राइड जो है वो लेनी चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, उसके बाद ही आपको R15 लेनी चाहिए। क्योंकि फिर आप, हो सकता है 50% चांस है कि 50% चांस ये भी है कि आप लेने के बाद बाइक से खुश ना हो, ठीक है ना। तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पावरफुल बाइक है, आप एक पावरफुल बाइक चलाते हो, और R15 जो है वो आपकी वाली 400 सीसी की जो बाइक है उससे कम पावरफुल है। ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेट बिल्कुल सही रखनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है ना, कई तो ऐसा भी है कि 200 सीसी बाइक है, 250 सीसी बाइक है, उससे ज़्यादा इसकी टॉप स्पीड है, तो आप ये मत समझना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टॉप स्पीड जो है उससे कम है। कम की बात, यहाँ पे टॉप स्पीड की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पावर की। इनिशियल में आपको क्या मज़ा आता है, इनिशियल जब आप पिक करते हो बाइक को तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात हो रही है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास एक हायर सीसी बाइक है तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और वहाँ से जब आप यहाँ पे शिफ्ट होगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना महसूस हो, जिससे कि फिर आप बाइक को सेल करने की सोचें, या आप सोचें कि यार मैंने क्या ले लिया, है ना। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो है कि आप इस बाइक को लेके कहाँ पे राइड करने वाले हैं। क्या आप सिटी में राइड करने वाले हैं, क्या आप हाईवे पे जाने वाले हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप V3 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा राइडिंग पोस्चर जो है वो एग्रेसिव है, और उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैंने भी वो ट्राई किया हुआ है। लेकिन अगर आप V4 लेते हैं तो मैं V4 का अपना एक्सपीरियंस बता दूं। देखो अभी मैं सिटी में ही चल रहा हूँ, है ना, और ट्रैफिक ठीक ठाक होता है, तो सिटी में मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है, और क्या बोलते हैं, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। सिटी में मैंने मैक्सिमम जो है 40-50 किलोमीटर तक चलाया हुआ है, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। सिटी में मैंने कंटिन्यूसली 40-50 किलोमीटर चलाया हुआ है, मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिला, माइल्ड ट्रैफिक भी मिला, और इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं अच्छे खासे ट्रैफिक से जा रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो सिटी ड्राइविंग के लिए एब्सोल्युटली आप ले सकते हो। और अगर आप हाईवे पे जाना चाहते हो, अब हाईवे पे अगर आप जाना चाहते हो तो मैंने अभी एक आगरा का ट्रिप किया था जो मेरे घर से कम 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो 200 किलोमीटर जाना और अगले दिन हम 200 किलोमीटर आए, और जिसमें मैंने कंटिन्यूसली 120 किलोमीटर के आसपास कंटिन्यूसली बाइक चलाई है। उसके बाद हमने रेस्ट भी लिया। तो देखो आगरा जब मैं गया तो मेरा जो रास्ता था ना वो बिल्कुल स्मूथ था, एकदम हाईवे था, रोड थी, कोई ऑफ रोड नहीं किया हमने। थोड़ा बहुत ऑफ रोड आगरा में हुआ था, लेकिन जब हम यहाँ से गए थे तो ज़्यादातर हमारा जो रास्ता था 200 किलोमीटर का वो प्लेन था। तो हाईवे के लिए, तो ऐसे हाईवे के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि अब बिग थम्स अप है कि आप 100% इस बाइक को ले सकते हो। मैंने उस वीडियो में भी बताया कि अगर आप एक हाईवे पे राइड करना चाहते हो तो आप 100% इस बाइक को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। उल्टा मैं आपको बता दूं, ये तो हाईवे किंग है। मैंने उस वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि ये जो बाइक है ना वो हाईवे किंग है। आप बहुत मज़ा आएगा आपको इसको हाईवे पे चलाने में। हाईवे का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, कोई वाइब्रेशंस नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, कोई कमर में दर्द नहीं, मेरी कोई कमर में दर्द नहीं हुआ, है ना। तो हाईवे के लिए तो मैं बोलूँगा कि अगर आप एक स्मूथ हाईवे में जा रहे हो ना तो आप आराम से जा सकते हो, 100 किलोमीटर आराम से आप चला सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना होगा, फिर आप आराम से आगे चल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ऑफ रोड चलाओगे तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा आपको। ऑफ रोड के लिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है ना। थोड़ा सा भी अगर ऑफ रोड आता है ना, थोड़ा सा भी, तो आप अनकंफर्टेबल 100% होने वाले हो। इस बात को मैं अच्छे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ऑफ रोड इसमें जब गया था तो मेरे को प्रॉब्लम होने लग गई थी, फिर वही हाथों में जोर पड़ना, ये सब हुआ था। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ऑफ रोडिंग करने की सोच रहे हो, अगर आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे ऑफ रोड है, तो इस बाइक पे बिल्कुल भी ना जाएं, ये रिकमेंडेड है ही नहीं। तीसरी जो बात है वो ये है इसी पे कि अगर आप हिली एरिया में चला रहे हो तो देखो हिली एरिया में मैं अभी तक गया नहीं हूँ, ठीक है। हिली एरिया में मैं अभी तक इसको लेके गया नहीं हूँ, मेरा प्लान है। अभी थोड़ी सी यहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो रही है। हिली एरिया में भी डिपेंड करता है, अगर आप
प्रॉपर सड़क पे जा रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम तो होने वाली है बॉस, क्योंकि हिली एरिया में भी क्या होता है ना कि जब आप उतरोगे तो आपके हाथों पे 100% वजन आएगा ही आएगा, और अगर आप जब चढ़ाई करोगे तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब आप उतरोगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपके 100% हाथों में जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो हिली एरिया के लिए भी जो है मेरा ऐसा मानना है कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये मैं तभी बता पाऊँगा जब हम चलाएँगे। और तीसरी जो चीज़ हम अब करने वाले हैं वो है कि अगर आप R15 V4 लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आप क्या इस पे पिलियन बिठा के राइड करने वाले हैं। मतलब क्या आपकी राइड जो है ऐसे होने वाली है कि आप पीछे किसी ना किसी को बिठाएंगे ही बिठाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, R15 V4 मत लेना। मैं अभी आपको बोल देता हूँ, R15 V4 बिल्कुल मत लेना अगर आप पिलियन बिठा के इस पे चलाने वाले हो तो मैं ये बात इसके लिए भी मैंने जैसे बताया आपको कि एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया पिलियन के लिए ना ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है। पिलियन बिठाने के बाद बाइक की पावर कम, पिलियन बिठाने के बाद आपकी हालत ख़राब, पिलियन बिठाने के बाद आपका पीछे जो बैठा हुआ है, आपके जो पीछे बैठा हुआ है उसकी हालत ख़राब, बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है इसमें जब आपको एक पिलियन के साथ राइड करते हो। मैं आपसे यही बोलूँगा यार कि अगर आप एक पिलियन को दिमाग में रख के इस बाइक की तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। मैं खुद मना कर रहा हूँ आपको। ये बाइक सिर्फ सिंगल चलने के लिए है और सिंगल ही आप इसको चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं सच बताऊँ ना यार, तो यामाहा ने बहुत शानदार मशीन बनाई है यार। मतलब इतना मज़ा आता है ना इसको चलाने में। अबे यार बता, बीच में रोक के खड़े हो गए, हद हो गई यार। ज़रा सा भी ना। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए यार कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की। और वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अभी बना रखी हैं अपनी चैनल पे, बहुत सारी तो नहीं है बट थोड़ी बहुत वीडियोस हैं। अभी चैनल ही मेरा शुरू ही कब हुआ यार, 1-2 महीने पहले तो चैनल ही शुरू किया है। तो थोड़ी बहुत वीडियोस मिलेंगी आपको जिससे कि आपकी हेल्प भी होगी। थोड़ा बहुत टेक्निकल वीडियोस हैं कि मतलब R15 के V4 के बारे में ही टेक्निकल वीडियोस हैं, और आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, और आप लोग सपोर्ट करते भी हो। देखो ठंड में ना इस बाइक इस बस के पीछे लगने में बड़ा मज़ा आता है। गरम गरम हवा, गरम गरम हवा। इसलिए क्या करते हैं ज़्यादातर बाइक वाले, क्या करते हैं पता है, ठंड में इस बस के पीछे लग लेते हैं। अब ये देखो ये जा रहा है, इस बाइक के इस बस के पीछे भी जा रहा है। देखो ये गर्मी ले रहा है इससे पीछे से। ओहो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बता दी कि अपनी एक्सपेक्टेशन को सही सेट करें। बिल्कुल आप अपनी एक्सपेक्टेशन, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है इस बाइक से ना, उसको सही रखें बिल्कुल। मतलब उसको ऐसे ना रखें कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी क्यों होता है पता है, वो ज़्यादा हाइप हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मुझे याद है R15 V4 जब आई थी, अभी लॉन्च हुई थी, तो हाइप तो क्रिएट होती है ना। देखो यामाहा R15 की तो वैसे भी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और हाइप होती है R15 की। तो लोग क्या करते हैं ना, गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। अरे सुपर बाइक वाली चीज़ एक्सपेक्ट करने लगते हैं इससे। यार ऐसे नहीं होता भाई, 2 लाख रुपए की बाइक है यार, है ना, 2 लाख रुपए की बाइक है यार। क्या चाहते हो आप इससे, है ना। ये क्या मतलब आप चाहते हो कि ये मतलब कि सुपर बाइक्स की तरह परफॉर्म करे? यार वो चीज़ नहीं मिलेगी भाई। हाइप क्रिएट, मतलब हाइप अगर क्रिएट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो वही रहेगी, है ना। और जो इसकी परफॉर्मेंस है उससे मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे को तो कोई कमी महसूस नहीं हुई यार अभी तक। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 2500 किलोमीटर के आसपास मेरी बाइक चलने वाली है, होने वाले 2500 किलोमीटर। और अभी एक लॉन्ग ट्रिप मारूंगा तो और भी ज़्यादा चल जाएगी। तो अभी तक क्या होता है ना कि देखो 2-2.5 हज़ार में थोड़ी बहुत बाइक समझ में आ जाती है। थोड़ी बहुत तो बाइक समझ में आने लगती है कि क्या बाइक है। तो भैया मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और अच्छा क्यों है उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो मतलब इस बाइक से एक 150 सीसी की एक्सपेक्टेशन वाली ही थी, 200 सीसी वाली भी कह सकते हो। तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है इस बाइक में। तो इसीलिए भैया उम्मीद लेके जो जा रहे हो ना, वो सही उम्मीद लेके जाना, गलत उम्मीद मत लेके जाना।
आपको दिक्कत होगी। अब कई लोग जो है वो ड्यूक 390 चलाते होंगे, है ना, RC 390 चलाते होंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे R15 V4 को और बोलेंगे यार इसमें पावर नहीं है यार, पावर कम है यार। अबे यार भाई 390 चला रहे हो तुम, जो पहले से पावर के लिए जानी जाती है, जो एक पावरफुल मशीन है, उसके बाद आप इस पे आते हो तो आपको पावर तो कम लगेगी यार। इसमें बाइक की क्या गलती है भाई, इसमें बाइक की क्या गलती है? बाइक तो अपने हिसाब से ओवर परफॉर्म कर रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक जो है 150 सीसी के हिसाब से ओवर परफॉर्म कर रही है भाई साहब। और क्या चाहते हो आप, इससे जान लोगे क्या इसकी? दूसरी एक चीज़ जो है, अगर आप लोग मुझसे पूछो कि भाई नेक्स्ट अपग्रेड क्या होगा, मतलब अगर मतलब जब अगर आप लोगों का प्यार रहा, अगर मेरे चैनल पे अच्छा प्यार मिला, चैनल मेरा ग्रो हुआ, तो मैं किस बाइक की तरफ जाना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल में अगर आप मेरे से अभी पूछते हो, अभी करंट में अगर मेरी बात अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं निंजा 300 जो आती है उस पे जाना चाहूँगा अगर मुझे अभी लेनी हो। खैर अभी तो मैं अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो खैर मैं इसको इसी के मज़े लूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने इसी को ढंग से नहीं चलाया यार। तो अगर मैं अपग्रेड करूँगा, ये तो मेरे पास रहेगी, इसको मैं नहीं बेचूँगा, ये तो मेरे पास रहने वाली है। तो अगर एक और ऑप्शन मुझे मिले तो मैं फ़िलहाल जो है निंजा 300 की तरफ जाऊँगा। और अगर यामाहा R3 भी करंटली मार्केट में होती तो मैं 100% R3 की तरफ जाता, क्योंकि देखो दोनों ही बाइक्स जो हैं वो अमेजिंग मशीन्स है यार, है ना। डबल सिलेंडर इंजन है। और मैं जब R15 लेने वाला था ना, तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं R3 के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन फिर R3 के लिए अगर मैं रुकता भी, तो सुनने में तो आ रहा है अगले साल आ रही है, लेकिन थोड़ा मेरा बजट भी टाइट था, तो मैं उतना अभी स्पेंड नहीं कर सकता था कि मैं R3 ले पाऊँ, क्योंकि R3 जहाँ तक मेरा अनुमान है 4 लाख से नीचे नहीं आने वाली है, क्योंकि निंजा जो है, निंजा 300 का ही प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से 3,60,000 या 70,000 के आसपास है ऑन रोड दिल्ली। तो R3 का प्राइस जो है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि यामाहा की जो बाइक है वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन उनका मेंटेनेंस जो है ना वो थोड़ा सस्ता होता है। तो वही चीज़ है, निंजा की जो है सर्विस जो है वो महंगी है, 4-5 हज़ार से नीचे उसकी सर्विस होती नहीं है ना। लेकिन बाइक जो है वो थोड़ी सी सस्ती है, सस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन यामाहा R3 से तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम है। तो R3 जब लॉन्च होगी तो उसका प्राइस देखते हैं क्या है। तो ये दो बाइक्स होंगी जिनको मैं प्रेफर करूँगा। और करंटली जो है अगर R3 नहीं है तो निंजा 300 इज़ अ गुड मशीन, बहुत अच्छी बाइक है यार, डबल सिलेंडर है। सबसे बड़ी बात देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको अपने आगरा वाली वीडियो में भी बताया था, मैं हमेशा रिफाइनमेंट का फ़ैन हूँ और राइड क्वालिटी मुझे चाहिए। टॉप स्पीड का मैं उतना दीवाना नहीं हूँ कि भैया मेरी बाइक जो है ना 150, बाकी की बाइक जो है वो 150 जा रही है तो मेरी 155 क्यों नहीं गई। मैं भैया थोड़े कम में भी संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बाइक चलाने में मज़ा आना चाहिए, राइड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए बाइक। तो उस मामले में जो है ना निंजा की 300 जो है वो बहुत ज़बरदस्त बाइक है। ट्विन सिलेंडर इंजन है यार उसका, सबसे बड़ी चीज़ जो है, तो और ट्विन सिलेंडर है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो बाइक कितनी स्मूथ होगी। और नो डाउट उसकी टॉप स्पीड भी अच्छी है, अच्छा भागती है, और क्रूज़र मतलब स्पोर्ट्स टूरर कहते हैं उसको लोग, है ना। तो अगर आप एक लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आपको उसमें कंफर्ट भी मिलेगा, ये चीज़ भी है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया कौन सी बाइक आप प्रेफर करोगे इसके बाद, तो मेरे हिसाब से मैं निंजा 300 प्रेफर करूँगा, या फिर अगर R3 आ जाए तो 100% R3 को प्रेफर करूँगा। ये दोनों बाइक्स हैं, क्योंकि R3 भी जो है वो डबल सिलेंडर है, ट्विन सिलेंडर इंजन है उसमें भी। तो ये मेरी प्रेफरेंसेस रहेंगी, और मैं अपग्रेड करूँगा तो इन्हीं में करूँगा। जब मेरा अपग्रेड करने का टाइम आएगा तो मैं देखूँगा कि उस टाइम पे मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, निंजा या यामाहा में से ही कुछ होगा। क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि यार अगर आप निंजा 300 ले रहे हो तो KTM 390 क्यों नहीं ले सकते। तो यार देखो सिंपल सी बात है यार, 390 ठीक है, पावरफुल मशीन है, सब कुछ है, लेकिन देखो 390 के साथ साथ अगर मेरे को एक डबल सिलेंडर बाइक मिल रही है, ट्विन सिलेंडर बाइक मिल रही है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, देखो फिर मैं रिक्वायरमेंट की ही बात करूँगा। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है रिफाइनमेंट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 390 से ज़्यादा रिफाइंड इंजन जो है ना वो कावासाकी निंजा का ही होगा, क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर है। मैं यहाँ पे कोई पिकअप की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे टॉप स्पीड अचीव करने की बात नहीं कर रहा, मैं रिफाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो है वो रिफाइंड इंजन जो है वो निंजा 300 का होना चाहिए 390 के मुकाबले, या फिर R3 का होना चाहिए।
तो निंजा 300 में और R3 में तो ज़बरदस्त कंपटीशन होता ही है। मतलब दोनों ही बाइक बहुत अलग अलग, अगर आप दोनों में से एक को चुनने को कहो तो मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि दोनों ही बाइक अपने अपने सेगमेंट, मतलब अपना अपना सेगमेंट तो नहीं, सेगमेंट तो सेम है, मतलब दोनों ही बाइक जो है 300 सीसी की सेगमेंट में ना मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। तो इन दोनों ही बाइक्स में जो है चुनना बड़ा मुश्किल काम है ना, टफ कंपटीशन होता है। तो ये मेरे व्यूज़ हैं। बाकी जो है आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानता हूँ कि थोड़ी वीडियोस अभी कम आ रही हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं रेगुलर हो जाऊँगा। अभी थोड़ा सा कहीं मैं बिज़ी चल रहा था, इसलिए जो है वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। यहाँ पे एक लंबी सी रेड लाइट है, बहुत देर ये रेड लाइट होती है। अब एक सेकंड, ये भाई साहब भी नहीं जाने वाले लग रहा है, तो हम यहाँ से चलते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इस वीडियो पे भी फ्लैश हो रहा होगा। अगर इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ये देखो रेड लाइट तोड़ के कैसे जा रहे हैं भाई साहब, ना हेलमेट है ना कुछ है, और बाइक भी पावरफुल ले रखी है ना, और रेड लाइट भी तोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपके सर्कल में कोई R15 V4 लेने का प्लान कर रहा हो तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, बाय बाय।